हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के साथ एक खुशखबरी लेके आए हैं। क्या है वो खुशखबरी? क्या है वो आज हम बताने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट सर? यस सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। Yes. कि क्या हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे लोगों में कंफ्यूजन ये रहता है कि सर हमें पीएचडी करना है, लेकिन उसको अप्लाई करने के अलग अलग तरीके हैं सर जी। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग टाइम के हिसाब से, स्ट्रीम के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। राइट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्या बात करते हैं सर? राइट। बहुत ही मतलब जो Yes. हायर स्टडीज करने जा रहे हैं, Yes, पीएचडी बिल्कुल। करने के लिए जा रहे हैं, Yes. तो उनके The लिए candidate Yes. who are aspiring to make their career in academics or research, तो this session is going to be very much important और helpful for them, right? तो आज हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम देखो डिस्कस ये करने वाले हैं क्या आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा पीएचडी कर सकते हैं सर। ओके, तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत ही Yes. खुशखबरी बात है ठीक ये है, कि आप तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप पीएचडी डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल कर यस सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक, मतलब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, जो यूजीसी ने मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो जारी किए हैं रिगार्डिंग न्यू रूल्स फॉर पीएचडी एडमिशन, उसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी बताया है, अलग अलग तरीके का क्राइटेरिया बताया है। उस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या रूल्स है, किस तरह से अगर आपका डिग्री क्लियर है या फिर आप अब चाहते हो पीएचडी को एडमिशन लेना है, तो क्या रूल्स है आज हम देखने वाले हैं। यस, तो ठीक है? चलिए सर स्टार्ट Yes, करते हैं बिल्कुल। बिना कोई लेट किए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं रीड करूंगा यहाँ पे और आपको भी साथ ही साथ मेरे साथ पढ़ते रहना है। जैसे पहला आता है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड। क्या आपने कंप्लीट किया है? जैसे अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम और आपका 4 साल या फिर 8 सेमेस्टर जो हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है, और 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है जो 3 साल के बाद आप कंप्लीट करते हो बैचलर डिग्री इसमें प्रोग्राम, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द कॉरस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी में आपने अगर किया है, तो आपको एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क रखना है। कितना? 55% मार्क एग्रीगेट रखना है, इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट रखना है इन अ पॉइंट स्केल wherever grading system is followed। तो ये पहला चलेगी आपका। तो यहाँ पे एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपको एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो यहाँ पे आपको देखो, पहले सर जब हम ग्रेजुएशन करते थे तब वहाँ पे 3 साल का डिग्री होता था और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता था। ठीक है, और 3 साल की डिग्री अगर हम सोचते हैं तो उसमें कितने सेमेस्टर होते थे? उसमें 6 सेमेस्टर होते थे। और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मतलब कितने सेमेस्टर होते थे? ठीक है, 4 सेमेस्टर उसमें होते थे। तो अभी अगर आप देखोगे तो जिस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020 जो है, उसके हिसाब से रिस्ट्रक्चर किया गया है। उसके हिसाब से रिस्ट्रक्चर क्या किया गया है? पोस्ट ग्रेजुएशन जो 1 साल का हो गया है, Yes. और बैचलर डिग्री जो 4 साल की हो गई। 4 साल की हो गई। ठीक है, हालांकि 4 साल की डिग्री सिर्फ इंजीनियरिंग के लोगों के लिए ही थी। ठीक है, अब फिर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, फिर कोई ह्यूमैनिटीज से हो, मैनेजमेंट से हो, तो उनके लिए भी ये 4 साल का डिग्री हो गया है। तो अगर आप उसके बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको उस डिग्री में 55% मार्क्स मिलने चाहिए। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सिर्फ मार्क्स नहीं देते सर, परसेंटेज में उनका ग्रेडिंग स्केल होता है। तो ऐसा ग्रेडिंग स्केल होना चाहिए, आपको उतने मार्क्स लेने चाहिए जो कि 55% से इक्वल हो। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट दिया है, और या फिर आपका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एक्रीडेट होना चाहिए बाय एन असेसमेंट, और कोई भी एक एक्रीडेशन एजेंसी के जरिए उसको एक्रीडेट होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी मिलना चाहिए, या फिर वो एस्टेब्लिश होना चाहिए कोई भी इनकॉर्पोरेटेड लॉ के हिसाब से इन इट्स होम कंट्री और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन द कंट्री टू एसेस, ताकि उसको एक्रीडेट हो मिल सके, एश्योर वो उसके साथ साथ ये भी एश्योर कर सके कि उसको क्वालिटी और स्टैंडर्ड मिल रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मिनिमम स्टैंडर्ड्स और जो एश्योरेंस होता है। जैसे कि हालांकि एक नया रूल आया था सर कि आपको जो रिसर्च पेपर है, जब आप थीसिस सबमिट करते हैं तो आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना कंपलसरी था, मैंडेटरी था। राइट। तो उसके चलते बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते थे, और पेपर पब्लिश करना है तो वो क्या करते थे, कोई भी प्रीडेटरी जर्नल में क्या करते थे, पेपर पब्लिश करते थे जहां पे किसी भी तरह का रिव्यू नहीं होता था। ओके।
और उसके चलते क्या होता था, ना उसकी क्वालिटी थी, ना उसका रिव्यू होता था, ना उसका प्रूफ रीडिंग होता था। इसकी वजह से रिसर्च का भी क्या हो गया, क्वालिटी कम हो गया, कम हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है जिसने, जहाँ पे इट अश्योर्स यू दैट कि आपका जो पीएचडी का जो सपना है, जो प्रोसेस है, जो राइगरस प्रोसेस है सर, 5 साल की पीएचडी है, मिनिमम 3 साल की है, ठीक है। 3 साल में आपको रिसर्च करना है, आर्टिकल पब्लिश करने, बहुत सारा बेसिक से जाना है, ठीक है। तो ये आपका अश्योरेंस है, आपकी क्वालिटी अच्छे से कराएगा। और ये जो है मिनिमम स्टैंडर्ड जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको भी ये फॉलो करना है। यस, ओके। तो उसके बाद देखो दिया है रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 5% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड में बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू। 5% का रिलैक्सेशन मिला है जो SC ST OBC कैटेगरी से, नॉन क्रीमी लेयर से है, या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, या फिर जो इकोनॉमिकली इतने सक्षम नहीं है, और उसके साथ साथ कुछ अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट जो कि डिसीजन लिया जाएगा बाय द कमीशन। ये कमीशन के हिसाब से लिया जाता है जो कि टाइम टू टाइम चेंजेस हो भी सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट जो भी एडमिशन सीख करना चाहता है 4 साल, जो कि 8 सेमेस्टर हमारे होते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, तो एटलीस्ट आपको कितने परसेंट मार्क होने चाहिए, 75% मार्क होने चाहिए टोटल एग्रीगेट बेसिस पे, या फिर उसके एक इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट होने चाहिए जहां पे भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो सकता है। उसके बाद वहां पे 5% का फिर से रिलैक्सेशन मिलता है किसको, जो भी हमारे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, SC ST OBC, ओके, या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो ये सबके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल गया है आपको। बिल्कुल। और ये जो है आपको जो लोग जो है बहुत सारे काम करके पढ़ाई करनी पड़ती है सर, ठीक है, इकोनॉमिकली उतने जैसे कि आपने कहा सक्षम नहीं होते, ठीक है, तो बैकवर्ड होते हैं किसी तरीके से, ओके, तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप 55% देते हैं तो उनको सिर्फ 50% चाहिए। अगर हम 75% मार्क्स देखते हैं यहाँ पे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में, तो आपको 70% मार्क्स। यस, उसके बाद लास्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको बैचलर डिग्री के अलावा भी आपको क्या करना है, अगर इन लोगों ने एमफिल प्रोग्राम किया है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यस, यहाँ पे जैसे लिखा है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट एमफिल प्रोग्राम एटलीस्ट 55% मार्क रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब देखो लास्ट में यही दिया है कि आपको वही चीज फिर से लिखा है कि जो भी हमारे पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन है 5% का। किसके लिए, जो हमारे SC ST OBC कैटेगरी से है, नॉन क्रीमी लेयर से है, और अदर कमीशन, ये चेंजेस भी होते रहते हैं कमीशन में फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो भी चेंजेस होंगे गाइस, यूजीसी की तरफ से जो भी सर्कुलर जारी किया जाएगा, जो भी अपडेट आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे IFS के प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जाएगा। तो आई थिंक सर यही था इन्फॉर्मेशन। यस, इन्फॉर्मेशन यही था, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझना है, और समझ के आई होप वी हैव ट्राइड बेस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, समझना है, और इन्फॉर्मेशन समझ के अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है, उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है, भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, राइट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर जर्नी ऑफ द PhD। ओके, चलो, वी टेक योर लीव, हैप्पी लर्निंग विद IFS। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, Thank you. हैप्पी लर्निंग।